नमस्ते एवरीवन। आज हम कंपनी विधि के अंतर्गत निदेशकों की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ डायरेक्टर्स धारा 179 में कंपनी का कार्य संचालन पूर्णतः निदेशकों पर ही निर्भर रहने के कारण कंपनी के अधिकारों का वास्तविक प्रयोग निदेशकों द्वारा ही किया जाता है। अतः कंपनी के निदेशक मंडल को वे सभी कार्य करने की अधिकार शक्ति प्राप्त है जो कंपनी द्वारा स्वयं किए जा सकते हैं, परंतु निदेशक मंडल ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकता जो कंपनी अधिनियम, सीमा नियम अथवा अंतर नियमों के अनुसार उसके अंशधारियों द्वारा सामान्य सभा में किए जाते हो। इसी प्रकार निदेशक अपनी अधिकार शक्ति का प्रयोग कंपनी की सामान्य सभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इस प्रकार करेंगे ताकि कंपनी अधिनियम, सीमा नियम अथवा अंतर नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन न हो। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि कंपनी के अधिकारों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, निदेशक मंडल द्वारा तथा दूसरा अंशधारियों की सामान्य सभा द्वारा। यद्यपि इन दोनों की आधिकारिकता स्पष्ट की गई है, फिर भी कभी कभी ये विनिश्चित करना कठिन होता है कि अमुक शक्ति वास्तव में निदेशक मंडल की आधिकारिकता में है अथवा सामान्य सभा में है। इस कथन की पुष्टि के लिए कुछ निर्णयों का बारे में डिस्कस करेंगे। एन रंगाचारी बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड के बाद में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप था कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी को जारी किए गए 2 चेक कंपनी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित यानी डिसऑर्डर वापस लौट दिए गए और इसकी सूचना दी जाने पर भी उन पर भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न ये था कि क्या कंपनी अधिनियम की धारा 179 के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों को कंपनी की गतिविधियों एवं मामलों के लिए प्रभारी माना जाकर उन्हें इन चेकों के अनादरित बाउंस होने के लिए दायी ठहराया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए अभिकथन किया कि साधारण व्यक्ति प्राय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों को ही कंपनी के कार्य संचालन का कर्ता धर्ता मानते हैं। अतः यदि परिवाद में निदेशक को दोषी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था तथा उसके कार्यों पर सामान्य निरीक्षण के अतिरिक्त निदेशकों को निम्नलिखित अधिकार भी प्राप्त है जिनका प्रयोग वे निदेशक मंडल के माध्यम से करते हैं। कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति, लाभांश की घोषणा, अंश एवं ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों पर मांग करना, कंपनी के अधिकृत रजिस्टर एवं पुस्तकों का निरीक्षण, कंपनी की अन्य समितियां अथवा उप समिति तथा अधिकारियों की कार्यशक्ति का प्रत्यायोजन। निदेशकों की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित बातों का विशेष उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि निदेशक द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो कंपनी की अधिकार शक्ति एवं उद्देश्यों के बाहर है तो वह पूर्णतः अवैध होगा, परंतु यदि उनके द्वारा किया गया कार्य उनके यानी निदेशकों के अधिकार के बाहर है परंतु
कंपनी की अधिकार शक्ति के बाहर नहीं है तो ऐसा कार्य कंपनी को सामान्य सभा द्वारा साधारण अथवा विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति से अनुमोदित किया जा सकता है। अपनी साधारण अथवा विशेष अधिकार शक्ति का प्रयोग करते समय निदेशकों को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उनके कंपनी के प्रति संबंध न्यासवत होने के कारण उन्हें अपने सभी कार्य निजी हित के लिए न करते हुए कंपनी के लिए ही करने चाहिए। कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा निदेशकों को दी गई शक्ति में अंशधारी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि वे निदेशक मंडल के किसी कार्य पर नियंत्रण रखना आवश्यक समझते हो तो वे अपने सामान्य सभा में अंतर्नियमों के उपबंधों में परिवर्तन करा सकते हैं अथवा जिन निदेशकों के कार्यों पर आपत्ति है उनकी पुनः नियुक्ति करना अस्वीकृत कर सकते हैं। परंतु इन दो उपायों को छोड़कर वे स्वयं ही निदेशक के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ उल्लेख परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी के अंशधारी निदेशकों की अधिकार शक्ति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यदि निदेशक मंडल की सभा द्वारा कोई कार्य दुराशय मेलाफाइड से किया गया हो तथा वह कंपनी के लिए अहितकर हो। इस संदर्भ में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति फजल अली ने सत्यचरण लाल बनाम रामेश्वर प्रसाद बाजोरिया के वाद में विनिश्चित किया कि सामान्यतः कंपनी के नाम से वाद लाने का अधिकार निदेशकों को ही है, लेकिन जब वे स्वयं दोषी है और दुर्भावना से कार्य कर रहे हो तो अंशधारियों के बहुमत द्वारा वाद लाया जा सकता है। यदि किसी परिस्थिति विशेष के कारण निदेशक मंडल कार्य संपादन करने में असमर्थ हो तो वह कार्य अंशधारियों द्वारा सामान्य सभा में किया जा सकता है। यदि किसी गतिरोध के कारण निदेशक मंडल के निदेशक अपने अधिकारों का प्रयोग करने की इच्छा न रखते हो अथवा आपस में निर्णय न ले सकते हो तो अंशधारी सामान्य सभा में निदेशकों के ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। चौथा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि कंपनी की निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग के लिए निदेशक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। अंशधारियों की मांग के लिए धारा 68 के अंतर्गत अपने अंश वापस क्रय करने के लिए, ऋण पत्रों का निर्गमन करने के लिए, ऋण लेने के लिए, कंपनी की निधि का विनियोग करने के लिए, ऋण देने के लिए, वित्तीय विवरण तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुमोदन करने के लिए, कंपनी के व्यापार को बहुआयामी बनाने के लिए, कंपनी का समामेलन, विलयन तथा पुनर्गठन का अनुमोदन करने के लिए, किसी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए या किसी अन्य कंपनी पर सारभूत नियंत्रण अर्जित करने के लिए। लास्ट है कोई अन्य प्रयोजन जैसा कि विहित हो। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त निदेशक मंडल को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है जिनका प्रयोग वह अपनी सभाओं के माध्यम से कर सकता है, जो निम्नलिखित है। पहला, कुछ ऐसी संविदाओं के लिए स्वीकृति देना जिनमें निदेशक हित रखता हो। धारा 188 में जहां कोई व्यक्ति किसी कंपनी में प्रबंध निदेशक या प्रबंधक के पद पर पहले से ही कार्यरत हो, उसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की शक्ति। धारा 203, कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन संभव बनाने के लिए
शोध क्षमता की घोषणा करना। धारा 305 कुछ सीमाओं के साथ किसी कंपनी या निगमित निकाय में अंशों या ऋण पत्रों का निवेश करने हेतु अनुमति। धारा 186 लास्ट है, निदेशक के हितों को प्रकट करने हेतु नोटिस प्राप्त करने या लेने की शक्ति। धारा 184 अप्रयुक्त धारा 203 तथा 186 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए निदेशक मंडल के सभी निदेशकों का एकमत होकर समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। अतः यदि कोई एक भी निदेशक इससे असहमत न हो तो निदेशक मंडल इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार आज हमने निदेशकों की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।